हेलो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अपना सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स पहले लेंगे, उसके बाद हम हेलो एरीन्स लेंगे। काफ़ी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी हेलो एरीन्स की हेलो एल्केन्स से मिलती हैं। तो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि हेलो एरीन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और साथ ही हम उसके प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे। मैंने आपसे बताया था कि जब कभी भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे, फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे, तो उस फंक्शनल ग्रुप में हम उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम नॉमेनक्लेचर के सेशन पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम उसकी प्रिपरेशन जानेंगे, फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके यूजेस पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी हम वही डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ अलग होगी, उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे और ये हमारी स्ट्रेटजी होगी पढ़ने की। तो हेलो एल्केन्स, सबसे पहली बात तो हेलो एल्केन्स होते क्या हैं। जब कभी भी किसी एल्केन में से, मान लीजिए RH एल्केन है, किसी एल्केन में से R हो गया आपका एल्किल ग्रुप, उसके साथ H लगा हुआ है तो वो हो गया आपका पूरा का पूरा मिला के एल्केन। अगर इस एल्केन में से ये हाइड्रोजन निकल जाए और इस हाइड्रोजन की जगह कोई हेलोजन आ जाए, यानी कि फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, इस H को हटा के ये X आ जाए और कंपाउंड ऐसा कुछ बन जाए RX, तो इसी को हम हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन हमारा नाम हो जाता है IUPAC। और जो दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड हमारा कॉमन नेम है, जिसको ट्रिवियल नेम्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसी कंपाउंड का हेलो एल्केन भी नाम होता है, IUPAC नाम, और उसका कॉमन नेम एल्किल हैलाइड, याद रखिएगा, एल्किल हैलाइड होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। मान लीजिए कोई एल्केन था CH4, उसमें से H हट जाए और Cl लग जाए तो ये बन जाएगा CH3Cl। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे हेलो एल्केन। तो ये हमारा हो गया क्लोरोमिथेन। इस कंपाउंड का क्लोरोमिथेन जो नाम है वो IUPAC नाम है, और इसका जो मिथिल क्लोराइड नाम है, मिथिल क्लोराइड एल्किल हैलाइड, ये इसका ट्रिवियल नेम है, या जिसको आप कॉमन नेम कहते हो वो है। तो इधर इस बात को समझने से आपको समझ में आया कि हेलो एल्केन्स एक्चुअली होते क्या हैं। हम कुछ बातें जानेंगे और लिखेंगे। कभी कभी कन्वर्जन्स में दिक्कत आती है क्योंकि हमें उसका नाम ही पता नहीं लगता। तो मैं कुछ कंपाउंड लिखूंगा और मैं उसके कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों डिस्कस करूंगा। मान लीजिए कभी भी आपका एक कंपाउंड में लिख रहा हूं CH3, CH2 और CH2, और साथ में I लिख दिया। सबसे पहला कंपाउंड ये लिखा, इसका IUPAC नाम क्या होगा और इसका कॉमन नेम क्या होगा, जरा डिस्कस करते हैं। इसका जो IUPAC नेम होगा वो हम सभी जानते हैं, आइडोप्रोपेन होगा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं हो सकती थी। लेकिन वन फर्स्ट कार्बन पे लगा है तो वन लिखना पड़ेगा। वन नहीं भी लिखोगे तो समझ में आएगा वन पे, अगर ये टू पे होता तो 2 आइडोप्रोपेन होता। तो इसका नाम होगा आइडोप्रोपेन। हेलो एल्केन आइडोप्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम है, ये इसका IUPAC नाम है। लेकिन इसका अगर हमको कॉमन नेम की बात करनी होती तो वो होता एल्किल, वो होता एल्किल हैलाइड। एल्किल कौन हो गया, प्रोपाइल, तो इसका नाम होता N मतलब नॉर्मल, लंबी सी चेन हो, कहीं ब्रांचिंग ना हो, तो N आ जाएगा वर्ड, और इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइल आयोडाइड। प्रोपाइल आयोडाइड, N प्रोपाइल आयोडाइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इसी तरह से मैं दूसरा कंपाउंड लेता हूं। मान लीजिए आपका दूसरा कंपाउंड है CH3, CH2, जल्दी जल्दी थोड़ा सा, CH2Cl, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन, IUPAC नेम क्लोरोब्यूटेन, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसका नाम हो जाएगा ये IUPAC नेम होगा, और इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा वही एल्किल हैलाइड, यानी कि इसका हो जाएगा ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। मैं CN से लिख रहा हूँ कॉमन नेम। थोड़ा सा टफ में चलते हैं, थोड़े से अलग जो हैं उन पे विचार करते हैं कि अगर थोड़े से अलग होंगे तो कैसे होंगे। अगर हमारे पास मान लीजिए कंपाउंड होता, अगर कंपाउंड होता हमारे पास कुछ इस तरह का, और वो
वो होता, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है CH3, CH, CH2 और CH3, और यहाँ पे Cl लगा होता। आपको दिख रहा है कि ये अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। तो अगर ये इस तरह से लिखा होता कि Cl सेकेंड कार्बन पे होता तो हम जानते हैं इसका IUPAC नाम होता 2 क्लोरो, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम होगा। ये इसका IUPAC नेम होगा। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो आप इसका कॉमन नेम ब्यूटाइल क्लोराइड नहीं लिख सकते। ब्यूटाइल क्लोराइड तो होगा, लेकिन ये देखना है कि किस कार्बन पे जुड़ा है, ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन है। तो आपको ये देखना है कि ये सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा है, क्योंकि इसके इधर भी एक कार्बन है, इसके इधर भी एक कार्बन है, तो एक सेकेंडरी कार्बन हो गया। तो चूंकि ये सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा SEC, सेकेंडरी सेक फॉर सेकेंडरी, और ये चारों सब मिला दीजिए आप एक साथ। तो 4 कार्बन के लिए लिखते हो एल्किल ब्यूटाइल, और फिर आप लिखोगे क्लोराइड। तो इसका ये कॉमन नेम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसी तरह से, लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन है, थोड़ा सा होता है बच्चों को। मान लीजिए कंपाउंड ऐसा होता कि ये होता CH3CH, यहाँ पे नीचे CH3 होता और यहाँ पे CH2Cl होता। तो आप क्या करते, यहाँ पे तो ब्रांचिंग हो गई, तो आप कहोगे सर हम तो वैसा लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, 1 2 3 कॉमन नेम में हम लिखेंगे फर्स्ट पे क्लोरो लगा हुआ है और सेकंड पे मिथिल लगा हुआ है। क्लोरो और मिथिल में C पहले आता है, हेलोजन हेलो, तो ये प्रीफिक्स में जाता है, क्योंकि हेलो एल्केन में हेलो पहले लिखते हैं। तो आप लिखोगे 1 क्लोरो डैश 2 पे मिथिल लगा हुआ है, 2 मिथिल, और ये 3 कार्बन की वजह से इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो 1 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन इसका नाम हो गया। अच्छी बात है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? अब अगर सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग हो जाती है, मैं फिर से कह रहा हूं, सेकंड कार्बन पे कार्बन की ही ब्रांचिंग हो जाती है, यहां पे भी सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग हुई है, लेकिन यहां पे फंक्शनल ग्रुप की हुई है। लेकिन अगर सेकंड कार्बन पे कार्बन की ही ब्रांचिंग हो जाती है, तो उसके लिए आप लिखोगे वर्ड आइसो। इसका मतलब आइसो, और चारों कार्बन को एक साथ गिनोगे, 1 2 3 नहीं होता कॉमन नेम में, चारों का। अभी आपने कहा एल्किल हैलाइड, तो 4 कार्बन, जितने भी कार्बन है सब एक साथ गिन लीजिए, 1 2 3 4। तो आइसो का मतलब सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग है, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन है, और क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा इस नॉमेनक्लेचर को, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर आपने कहा इसी तरह से कि अगर आप एक एग्जांपल लेते हो सर, और सेकंड कार्बन पे 2 बार ब्रांचिंग हो जाए, जैसे कि यहाँ पे इधर भी ब्रांचिंग हो जाए CH3 और इधर भी ब्रांचिंग हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तो मैं पहले इसका कॉमन नेम लिखता हूँ, IUPAC नेम बाद में लिखता हूँ। तो आप कहोगे सेकंड पे 2 बार ब्रांचिंग हो जाए, तब आप उसके लिए वर्ड लिखोगे, नियो, 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 और फिर 5 कार्बन को गिन लोगे, 1 2 3 4 5, नियोपेंटाइल क्लोराइड। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इसका IUPAC नाम जानना है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो आपका 1 पे क्लोरो है, अच्छी बात है, 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो है, डैश 2 2 2 पे 2, 2 2 डैश 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, और ये प्रोपेन 3 कार्बन का है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अगला एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अभी आपने देखा कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप यहां आ गया तब क्या होगा? अगर यहां पे फंक्शनल ग्रुप ऐसी जगह पे होता कि इधर भी CH3 लगा होता, जैसे कि आपने कहा सेकेंडरी ग्रुप में, सेकेंडरी में जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। लेकिन अगर आपका कुछ कंपाउंड इस तरह से होता कि कंपाउंड होता, मान लीजिए आपका CH3C और यहाँ Cl लिखा होता और यहाँ CH3 लिखा होता और साथ में CH2CH3 लिखा होता, तब आप क्या करते? इस केस में इसका IUPAC नाम हम लिखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप टर्शरी कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए, इसलिए टर्शरी हो गया। तो वर्ड लिखते हैं आप TERT, टर्ट फॉर टर्शरी, और सारे कार्बन को गिन लेते हैं एक साथ ही, जितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो आ जाता टर्शरी पेंटाइल, और जो भी हैलाइड लगा है उसका नाम हो जाता क्लोराइड, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। लेकिन यहीं पर अगर हम ये कहें
कि अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो यहाँ से जाएगा 1 2 3 4, तो 2 पे क्लोरो भी है, 2 पे मिथिल भी है, इसलिए 2 अल्फाबेटिकल में की बात नहीं है, यहाँ पे हेलोजन पहले आता है। 2 क्लोरो 2 मिथिल, 2 क्लोरो 2 मिथिल, और ये है 4 कार्बन का, इसलिए आ गया ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। जो अगला है, एक और आप लिखना चाहो कि मैं आपको जरा एक और एग्जांपल देता हूं। अभी अभी बात आई है कि अगर आपका ऐसा कुछ कंपाउंड हो जाए, मान लीजिए कुछ अलग टाइप का एक है, एक टाइप अलग है कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे क्लोरीन की जगह OH भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके कॉमन नेम का मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कॉमन नेम क्या होगा। अगर जस्ट उस कार्बन के पड़ोस में ही डबल बॉन्ड हो और ये 2 कार्बन का हो, तो ऐसी चीज़ों को विनाइल कहते हैं, यानी कि केवल इतनी सी चीज़ विनाइल कही जाती है। और अगर यही चीज़ ऐसी हो जाए, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके पड़ोस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, तो इसको एलाइल कहा जाता है, इसके जस्ट बगल वाले में तो इसको विनाइल कहा जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। याद कर रखिएगा, कई बार आएगा पढ़ाते वक्त, और इसका नाम होगा एलाइल क्लोराइड। आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता था। इनकी जरूरत इसलिए पड़ी, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड या आइसो जो ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करी मैंने, या सेकेंडरी, अगर आपसे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड की बात करी, तो इसकी बात इसलिए आएगी क्योंकि वो कन्वर्जन में बोलेंगे कि यहाँ से ये बना दो, वहाँ पे IUPAC की जगह कभी कभी कॉमन नेम दे देते हैं, तब परेशानी होती है कि आखिर में इसका नाम क्या है। तो आपने ये जाना कि क्या होता है, आपको पता है खूब अच्छे से। अगर फंक्शनल ग्रुप ऐसे से जुड़ा हुआ है जो प्राइमरी कार्बन है, तो ये प्राइमरी हेलोएल्केन हो गया। अगर फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सेकेंडरी है, जैसे इधर भी कार्बन, तो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा हेलोएल्केन ही सेकेंडरी हेलोएल्केन हो गया। अगर हेलोएल्केन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो टर्शरी है खुद कार्बन, यानी जिसके तीनों तरफ कार्बन है, तो इसको टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड के नाम से, टर्शरी हेलोएल्केन के नाम से भी जाना जाएगा। ये टर्शरी हेलोएल्केन हो गया। तो ये बात थी आपकी। चलते चलते यहीं पर थोड़ी सी आइसोमरिज्म पढ़ ली जाए कि आइसोमरिज्म हेलोएल्केन्स कौन सी शो करते हैं। आइसोमरिज्म इन हेलोएल्केन्स, तो हेलोएल्केन्स जो आइसोमरिज्म शो करते हैं वो कौन सी शो करते हैं, वो शो करते हैं चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म। मैं इस तरफ चेन आइसोमरिज्म बता दे रहा हूं, इस तरफ पोजीशन आइसोमरिज्म बता दे रहा हूं। चेन आइसोमरिज्म वो आइसोमरिज्म होती है जब ब्रांच ही टूट जाए कार्बन की। जैसे कि मान लीजिए मैंने 1 ब्रोमोब्यूटेन लिया, 1 ब्रोमोब्यूटेन हो गया आपका CH3 CH2 और Br। देखिए ये 1 ब्रोमोब्यूटेन हो गया, इसमें कार्बन है आपके 4, हाइड्रोजन है 6 3 9 और एक ब्रोमीन है। ये कहानी है, कार्बन 4 हाइड्रोजन 9 और ब्रोमीन 1। लेकिन अगर कार्बन की चेन ही ब्रेक हो जाए, कुछ कार्बन की चेन एक यहाँ लटक जाए और यहाँ पे आ जाए CH2Br और यहाँ पे हाइड्रोजन भर देते हैं, चलिए तो अब कार्बन गिनिए तो कार्बन 4 आए, हाइड्रोजन गिनिए तो हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 आए और ब्रोमीन उतने ही आए। तो यानी ये दोनों तो सेम हो गए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। तो चेन आइसोमरिज्म हेलोएल्केन शो करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल आपने देखा कि आइसोमरिज्म कौन सी शो होती है। तो चेन आइसोमरिज्म वो आइसोमरिज्म होती है, ये चेन आइसोमरिज्म वो आइसोमरिज्म होती है जब कार्बन की चेन ब्रेक हो जाती है। दूसरी में हमने कही थी कि पोजीशन आइसोमरिज्म जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। आसान सा सवाल है, आसान सा एग्जाम्पल है। जैसे कि आपने लिखा CH3 CH2 और यहाँ Cl लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट कार्बन पे लगी हुई है और अब की इसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यहाँ सेकंड पे कर देते हैं और हाइड्रोजन भर देते हैं, हाइड्रोजन दे देते हैं। तो हाइड्रोजन दे दिया आपने, यहाँ पे 1 बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन की जरूरत थी, यहाँ 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन की जरूरत है, पड़ोस में 2 बॉन्ड है 3 बॉन्ड है तो टोटल 4 होने चाहिए, तो 1 ही हाइड्रोजन लगा। जितने बॉन्ड हो उसको एक्सक्लूड करके टोटल 4 होने चाहिए, तो हाइड्रोजन हमने 3 दे दिया, इस तरह से आपने भर दिया। खैर यहाँ पर आपकी बात आई तो आपने कहा इसके पास भी 3 कार्बन थे, हाइड्रोजन 3 2 5 एक 7 था और क्लोरीन था। यहाँ पे क्या था, कार्बन आप देख रहे हो 1 2 3 थे,
हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 6, एक 7 हो गया और एक क्लोरीन हो गया। तो ये दोनों के दोनों जो हो गए वो पोजीशन आइसोमर हो गए। यानी पोजीशन आइसोमर वो आइसोमर होते हैं जब पोजीशन आइसोमर वो आइसोमर होते हैं जब पोजीशन चेंज होती है फंक्शनल ग्रुप की। तो ये आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्रिपरेशन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स के प्रिपरेशन की मेथड क्या क्या हो सकती हैं, अलग अलग मेथड से हम जानेंगे। सबसे पहले जो हमारा मेथड होगा वो मेथड होगा हमारा, मैं इसको कैपिटल ए से दिखा रहा हूं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आप जानते हो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कही जाती है। तो हम हाइड्रोकार्बन से इसको बनाएंगे। अब हाइड्रोकार्बन से फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में भी जो पहला होगा यानी कि A1 जो मैं हम बात करेंगे वो बढ़ेंगे, उसका नाम होगा बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि जब कोई भी जब एल्केन, मैंने CH4 ले लिया, कि हम क्लोरीनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यू शुड राइट इट कि व्हेन एल्केन्स आर क्लोरीनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ, क्लोरीनेटेड और हेलोजिनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, then what happens, then actually पॉली सब्स्टिट्यूशन हैलाइड्स आर फॉर्म्ड। तो वो कैसे बनते हैं, यहाँ से एक क्लोरीन आती है, इसमें रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन को हटा करके खुद लग जाती है। तो ये बन जाता है CH3Cl और साथ में यहाँ से एक HCl निकल जाती है। फिर से देखिए, यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक Cl निकला, HCl निकल गया, लेकिन वो जो Cl बची वो उसकी जगह ले ली हाइड्रोजन की, तो ये CH3Cl बन गई। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी भी Cl2 रिएक्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और वही HCl निकलती है। तो एक Cl जुड़ेगी यहाँ और एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन निकलेगा तो CH2, Cl2 और एक HCl निकल गया। अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ के हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। यानी Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ आपने कहा सनलाइट और यहाँ से एक HCl मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ये हो जाएगा एक हाइड्रोजन और कम हो गया CH और यहाँ हो गया Cl3। अब की क्या होगा, फिर से क्लोरीनेशन कराओगे आप, ये तब तक होता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन को हटा नहीं देगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फिर से HCl निकलेगा और ये बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ये आपका CHCl3। याद रखिएगा ये ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम है, ट्राइक्लोरोमीथेन IUPAC नेम। लेकिन ये जो CHCl3 है यही क्लोरोफॉर्म है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाली है बहुत ज्यादा। क्लोरोफॉर्म, ये वही क्लोरोफॉर्म है जिसको हिंदी फिल्मों में सुहा करके बदमाश बेहोश कर दिया करते थे लोगों को। और ये जो है ये आपकी कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपने पढ़ा होगा कि इसका भी बहुत वाइड यूज होता है हमारे फायर एक्सटिंग्विशर में। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये बनती है। जब तक यहाँ से सारे हाइड्रोजन इस हाइड्रोकार्बन से निकल नहीं गए हाइड्रोजन, तब तक ये क्लोरीनेशन इसका होता रहा। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये भी मिला, ये भी हेलोएल्केन है, ये भी हेलोएल्केन है, ये भी हेलोएल्केन है, ये भी हेलोएल्केन है। यानी you got mixture of what, हेलोएल्केन्स। that's why I told you कि we will get polysubstituted halide, we will get polysubstituted, that means product is polysubstituted halide। तो उसकी वजह से इनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इनको केवल और केवल सेपरेट किया जा सकता है, कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी अलग तो किया जा सकता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब बढ़ते हैं आगे हम अपने दूसरे मेथड की तरफ, जिससे हमें प्रिपेयर करना है हमारा हेलोएल्केन जो टॉपिक चल रहा है। तो अब हम बनाएंगे हेलोएल्केन। हम ऑलरेडी बना चुके हैं एल्केन से, हम हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन से बना चुके हैं। तो इसी में अब हम बनाएंगे फ्रॉम एल्कीन से। तो दूसरा हमारा जो है हम बनाएंगे फ्रॉम एल्कीन से। एल्कीन से कैसे बनाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा नोट्स में
कि व्हेन एल्कीन्स आर रिएक्टेड विद हैलोजन एसिड्स तो दे गिव व्हाट, हेलो एल्कीन्स। यानी कि जब कभी भी एल्कीन्स का रिएक्शन हैलोजन एसिड से होता है, ये हैलोजन एसिड है, HCl HBr, ये हैलोजन एसिड हुई, तो आपको हेलो एल्केन मिलता है, When alkenes are treated with halogen acids like HBr, HCl or HI, then we get haloalkane. तो how it is possible? You know very well. For example, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट होता है मान लीजिए HBr से, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और Br यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं होता तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाते, चाहे H को यहाँ जोड़ दो, चाहे Br को यहाँ जोड़ दो, चाहे उल्टा जोड़ दो, प्रोडक्ट आपका वही मिलेगा। तो आपको मिल गया CH3 CH2 Br, नाम इसका साहब ब्रोमो इथेन। मैंने कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नीचे नाम लिखना अच्छी बात होती है, लिखना चाहिए। इथीन हो गया ये, तो आपको हेलोएल्केन मिल गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका एसिमेट्रिकल एल्कीन होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आप HBr से रिएक्ट करा रहे होते, तो आपको पता है कि हम कौन सा रूल लगाते, हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाते। यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल से वो कहता है नेगेटिव पार्ट उस अनसैचुरेटेड कार्बन के पास जाएगा। देयर आर टू अनसैचुरेटेड कार्बन विच आर नेबर ऑफ डबल बॉन्ड, वही अनसैचुरेटेड कार्बन है। नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, मार्कोनिकॉफ रूल बता रहा हूँ, मार्कोनिकॉफ रूल दोबारा बता रहा हूँ। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट विल अटैच इटसेल्फ दैट अनसैचुरेटेड कार्बन विच इज कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके पास दो है, इसके पास एक, नेगेटिव पार्ट आ गया यहाँ, तो पॉजिटिव वाला यहाँ जाएगा। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH Br और यहाँ पे बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इसका नाम हो गया साहब 2-ब्रोमोप्रोपेन। और अगर इसी का मुझे उल्टा बनाना होता तो आपको मैंने बताया था, यहाँ पेरोक्साइड ले लेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड ले लेंगे, तो उसी का जस्ट उल्टा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ और किस तरह से एल्कीन्स, यानी एल्कीन्स को अगर हैलोजन एसिड से रिएक्ट करा जाएगा तो वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए हेलोएल्केन बनाएगा। हमारा अगला जो मेथड है, अभी तक हमने जो बनाया वो हाइड्रोकार्बन से बनाया, जिसमें हमने एल्केन से भी बना लिया सनलाइट के प्रेजेंस में और एल्कीन से भी बना लिया हैलोजन एसिड से रिएक्ट करके। अब हमारा जो बी टाइप का प्रोडक्ट है जो हमें दूसरा बनाना है वो हम बनाएंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से हम बनाएंगे हेलोएल्केन्स और यही रिएक्शंस हम पढ़ रहे होंगे आगे चल के एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो मैं कहूंगा, मैंने आपको वहां पढ़ाया था एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। मैं बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स अलग से बना लीजिए, बहुत भूलती है, एक तरफ पढ़ेंगे दूसरी तरफ भूलती चली जाएगी, इसलिए इसको रिवाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला मेथड है जो हम ट्रीट लेने जा रहे हैं वो हम बना रहे हैं एल्कोहल से। तो एल्कोहल से कई मेथड से बनाएंगे। तो एल्कोहल्स में सबसे पहले बनाएंगे बाई एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड यानी HCl, इस तरह की बाई एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड सबसे आराम से आप जान सकते हो कौन कौन सी होती हैं, HCl है, HBr है, HI है, ये सारी की सारी हैलोजन एसिड्स हैं। तो बाई एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, यू शुड राइट, यहाँ पे लिखना चाहिए एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हेलोएल्कीन्स, क्योंकि हम एल्कोहल से बना रहे हैं हेलोएल्कीन्स। एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड और प्रिपेयर्ड alcohols can be converted into haloalkanes by treatment with halogen acids। तो आप in presence of different what, in presence of different reagent की भी जरूरत पड़ सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि ROH को किसी HX हेलोजन एसिड से रिएक्ट कर दीजिए तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा हेलोएल्केन, और ये आप कह रहे हो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये आपका हेलोएल्केन, आपको यही चाहिए, ये हेलोएल्केन चाहिए आपको। कैसे बनेगा? जैसे कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो एल्कोहल्स होते हैं
वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 का काम ही पानी निकालना होता है। तो और कभी कभी ये पूछा जाता है एक नंबर में कि एनहाइड्रस ZnCl2 का काम क्या, मैं आपको बताता हूं। तो आपने कहा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानिए बात को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी व्हाट, हेलो एल्कोहल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स form haloalkane, form haloalkane when HCl reacts in presence of the HCl reacts, HCl वो भी गैस, ये ध्यान रखिएगा, लिक्विड नहीं, HCl गैस reacts और passed in presence of anhydrous ZnCl2। मैंने आपसे कहा ZnCl2 का काम पानी निकालना है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। याद रखने के लिए याद रखेंगे टेक्निक की पानी निकाल रहा है, लेकिन करते क्या है उसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हम करते क्या है एग्जैक्टली, क्या किस तरह से हम इसको इसका काम क्या है। तो पहले मैं रिएक्शन लिख दूं, उसके बाद बताता हूं। प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूं मैं CH3 CH2 OH, और मैं HCl गैस से रिएक्ट करा रहा हूं, पास करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ, मैंने कहा एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल ये निकल जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2Cl। ठीक है, ये आपका बन गया क्लोरोइथेन। दिस इज क्लोरोइथेन और इथाइल क्लोराइड, दोनों आप लिख सकते हो। लिखो, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लो, मैं हर चीज़ लिखूंगा नहीं जब बोल रहा हूँ। तो क्लोरोइथेन और इथिल क्लोराइड, और आपको ये पता है कि ये इथेनॉल है। लेकिन अगर यही सेकेंडरी अल्कोहल होता तो सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते, CH3 CH और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आ गया आपका आ गया OH। इसको मैं HCl गैस यहाँ से पास कराऊँ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो बस यही OH हट करके और ये Cl आ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहाँ पे -H2 यहीं लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा CH3 CH CH3 और यहाँ पे आ जाएगा Cl। इसका नाम भी आप कहोगे तो 2 क्लोरोप्रोपेन है, लिख देना चाहिए। मैं बोल दूंगा, आगे से आप पढ़ते पढ़ते अपनी नोट्स की कॉपी में खुद ही लिख लीजिएगा। और ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। आप ये भी कह सकते हो कि ये चूंकि सेकेंडरी कार्बन है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो इसका नाम दूसरा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी हो गया। अभी हम नॉमेनक्लेचर पे ध्यान नहीं देंगे, मैं जानबूझ के लिख दे रहा हूं ताकि आपकी आदत बनी रहे। ये जैसे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड था, ये वाला आइसोप्रोपाइल एल्कोहल था। मैं आपको बताता हूँ गलती क्या होती है। कहता है एग्जाम में आता है कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करिए। बच्चे को आइसोप्रोपाइल लिखना ही नहीं आता कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल क्या होता है, इसलिए जानना जरूरी है। वैसे इसका 1 2 3 सेकेंड पोजीशन पे ऑल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन टू ऑल। इसका नाम और भी हो सकता है, प्रोपेन टू ऑल या 2 प्रोपेनॉल इज ऑल्सो करेक्ट। 2 प्रोपेनॉल और प्रोपेन -2 ऑल। फिर से बता रहा हूँ, सेकेंडरी, ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है, और ये आपका साहब हो गया सेकेंडरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल के साथ जब आप HCl गैस को रिएक्ट करते हो तो एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत पड़ती है, और वहां पे OH छड़ के Cl आ जाता है। पूछा जाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग एनहाइड्रस ZnCl2, तब आप वहां पे नहीं कहोगे पानी निकालने का काम है। वहां पे एक्चुअली क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2 एक लेविस की एसिड है। लेविस की एसिड वो होती है जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख होती है। तो वो जब एनहाइड्रस ZnCl2 एक लेविस की एसिड है, अगर ये लेविस की एसिड है तो उसको भूख होगी ऑक्सीजन की। जैसे उसको भूख होगी ऑक्सीजन की तो अटैक करेगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे। ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये यहाँ पे है ना, ये कार्बन ऑक्सीजन को निकालना चाहेगा। तो ZnCl2 लेविस की एसिड होती है, वो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को, उसका क्लीवेज, उसको तोड़ने में आसानी करता है। और जैसे ही टूटता है तो यहाँ कार्बोकैटायन बन जाता है। अरे जैसे ही ऑक्सीजन लेके जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो फट से क्लोरीन उस पर अटैक कर देगा और ये बना लेगा। ये कहानी होती है। यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 कार्बन और ऑक्सीजन तोड़ेगा, और कार्बन ऑक्सीजन तोड़ेगा, और जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा उस पर
क्लोराइड जो है वो अटैक करके बना लेगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 का कोई पर्पस पूछे तो आपको कहना है कि ZnCl2 इज अ लेविस का एसिड एंड इट हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। सवाल ये उठता है, सर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों लिखा, टर्शरी क्यों नहीं लिखा? टर्शरी इसलिए नहीं लिखा कि टर्शरी कार्बोकटायन खुद ही बहुत स्टेबल होता है, खुद ही बहुत रिएक्टिव होता है। आई एम सॉरी, जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं टर्शरी अल्कोहल, जरा देखिएगा। जो टर्शरी अल्कोहल है साहब, कहीं पे हम दिखाएं आपको, कोई रफ का पेज लें और वहां पे मैं समझाने की कोशिश करूं कि टर्शरी अल्कोहल आखिर में क्यों बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि टर्शरी अल्कोहल जो है उसकी कहानी क्या चलती है। मैं ऐसे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये जो नीचे लिखा हुआ है ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टर्शरी अल्कोहल ये हुआ CH3 CH, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, और ये हाइड्रोजन तो लगेगा नहीं, यहाँ पे OH है। अब ये मैंने कहा था जितना ये ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा उतना इसको तोड़ना आसान होगा। इस CH3 ने धक्का दिया, इसने धक्का दिया, इसने धक्का दिया। ऑक्सीजन तो पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चोर है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीट ही रहा था। यहां पर इस कार्बन में ये इलेक्ट्रॉन रिपलिंग ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे कार्बन का किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन के बादल हो गए, वो भी इस इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा है, यानी कि ये बॉन्ड और ज्यादा पोलर हो गया। अगर ये सेकेंडरी होता तो दो ही धकेलने वाले होते, ये बॉन्ड कम पोलर होता, प्राइमरी होता तो और कम होता। यानी कि अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो एल्कोहल में टर्शरी एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी एल्कोहल होता है और फिर प्राइमरी एल्कोहल होता है। कैसे होता है समझ में आया ना, कि एल्कोहल अगर आपने कहा कि CH3, मैं फिर से लिख दे रहा हूं CH3, और यहाँ पे मान लीजिए सेकेंडरी एल्कोहल है और यहाँ OH है, तो जितना ज्यादा ये वाला बॉन्ड पोलर होगा उतना इसको तोड़ना आसान होगा। तो टूटेगा कैसे ये एल्कोहल? टूटेगा कैसे? जब ये पोलर होगा। पोलर कैसे होगा? ऑक्सीजन तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से दो धक्का देने वाले भी तो मिल गए। धक्का देंगे तो इसके किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन का बादल आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड आ गया तो ये और धक्का देगा, ऑक्सीजन तो पहले से ही घसीट रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ये और धक्का देगा और पोलर हो जाएगा, इसको तोड़ना और आसान हो जाएगा। तो टर्शरी में सबसे ज्यादा, सेकेंडरी में उससे कम और प्राइमरी में और कम। तो टर्शरी अल्कोहल खुद इतना रिएक्टिव होता है, टर्शरी अल्कोहल खुद इतना रिएक्टिव होता है कि उसको किसी लेविस के एसिड की जरूरत नहीं पड़ती कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़े, इसलिए वो डायरेक्ट रिएक्शन होता है। हम HCl गैस पास कराते हैं कि उससे हो जाता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अपनी नोट्स की कॉपी में, वीडियो पॉज करके क्या लिखेंगे कि टर्शरी अल्कोहल्स आर वेरी रिएक्टिव, दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग एनी काइंड ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 और लेविस एसिड फॉर क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। तो ये आप वहां पे मेंशन करेंगे, क्योंकि वहां पर्पस ऑफ ZnCl2 लिखा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि टर्शरी अल्कोहल में एनहाइड्रस ZnCl2 क्यों नहीं लिया गया। इस तरह की प्रोसेस से जब कभी भी आप हेलो एल्केन बनाते हो तो इस प्रोसेस को हम ग्रूव्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। हालांकि पूछा नहीं जाता है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस प्रोसेस को ग्रूव्स प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो ग्रूव्स प्रोसेस समझ में आई। टर्शरी अल्कोहल लेंगे तो वहां पर सब कुछ वही होगा, केवल और केवल एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं लिया जाएगा। यानी CH3 आ गया, CH3 इधर भी आ गया, CH3 इधर भी आ गया, और ये आपका OH हो गया। इसको जैसे ही हम HCl गैस से रिएक्ट करेंगे तो हमें किसी भी ये Cl इसको हटा देगा, किसी भी इसकी जरूरत नहीं है एनहाइड्रस ZnCl2 की, और आपका बन जाएगा CH3 कार्बन Cl CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH3, यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और आपका ये कंपाउंड बन गया। ये जो कंपाउंड बना है, कॉमन नेम इसका है, ये टर्शरी कार्बन है, उससे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा टर्शरी, 4 कार्बन, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड कॉमन नेम। और वैसे देखा जाएगा तो ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथिल, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो डैश 2, फिर से मिथिल, और पूरा नाम इसका 4 कार्बन का है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। IUPAC नाम लिखना है तो ब्यूटाइल नहीं, ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो 2 मिथिल ब्यूटेन इसका ना, ब्यूटेन क्यों, 3 कार्बन है ना, सॉरी, 2 क्लोरो 2 मिथिल प्रोपेन। चारों कार्बन के बारे में तब बात करते हैं, पूरा तब लिया जाता है जब हम कॉमन नेम लिख रहे हो। तो ये आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरह से कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। तो अभी आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखी कि
कि टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। इसी तरह से अगर कभी कोई पूछे कि हैलोजन एसिड्स, जो हैलोजन एसिड्स होती हैं उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हैलोजन एसिड की क्या होती है, तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा जो रिएक्टिव होता है वो HI होता है, उसके बाद HBr होता है, उसके बाद लास्ट में HCl आता है। और ये अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्कोहल्स की बात करें तो आप पता है कि टर्शरी एल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी एल्कोहल होता है, पीछे में हमने डिस्कस किया, और फिर प्राइमरी एल्कोहल होता है। तो इस डिस्कशन के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट मेथड। अभी हमने बनाया हाइड्रोकार्बन से, हमने बनाया हाइड्रोकार्बन से यानी एल्केन और एल्कीन से बनाया हमने हेलो एल्केन, फिर दूसरे मेथड में हमने एल्कोहल से बनाया। अब हम जो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं बाय एल्कोहल से ही बनाएंगे। अभी हमने एल्कोहल से ही बनाएंगे, हमारा बी ही टाइप चल रहा है फ्रॉम एल्कोहल, लेकिन जो अभी हमने बाय एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स बनाया है उसके अलावा हम बनाएंगे बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स, बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 +5, इसलिए फॉस्फोरस की दो तरह की हैलाइड्स भी बनती हैं, PCl3 एंड PCl5, ये दो बनती हैं। इसके रिएक्शन बार बार पूछे जाते हैं, आते हैं। ये कहता है कि पहले हम PCl3 से रिएक्ट करेंगे, फिर मैं PCl5 से रिएक्ट करके दिखाऊंगा। जब कोई भी एल्कोहल मान लीजिए CH3 CH2 और OH है, अगर वो PCl3 से रिएक्ट कर रहा है, या अल्कोहल छोड़िए आगे भी PCl3 और PCl5 से एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, एसिड रिएक्ट करेगी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका फंडा क्या है याद करने का। जैसे ही PCl3 रिएक्ट करे वैसे ही आप H3PO3 निकाल दीजिए, बाई प्रोडक्ट H3PO3 निकाल दीजिए। H3PO3 कहाँ से आएगी, H तो एक ही, H तो यही निकलेगा, यही आप H, तो यहाँ इसका 3 ले लीजिए, देखिए 3 निकल गए H, 3 निकल गए H और 3 निकल गए O, 3 निकल गए H, 3 निकल गए O और एक ही P निकल गया, तो बच गए 3 CH3 CH2। उन 3 CH3 CH2 से Cl3 आके जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 CH3 CH2 Cl। ये बात ध्यान दे दीजिएगा, यानी जब कभी भी PCl3 से रिएक्ट कराइएगा तो H3PO3 अगर आपने निकाल लिया तो आपको हिसाब याद आ जाएगा कैसे बनेगा। उसी तरह से जब किसी भी कंपाउंड को, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो एसिड हो, अगर वो PCl5 से रिएक्ट कर रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, PCl5 से रिएक्ट कर रहा है, याद करने का तरीका, तो आप दो चीजें पहले निकाल लीजिए, यानी PCl5 में बाई प्रोडक्ट याद रखिएगा POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। और मैंने क्या कहा, PCl3 में क्या बनेगा, PCl3 से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा H3PO3, PCl5 से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा POCl3 और HCl। अगर ये रिएक्ट करता है तो ये दोनों बन गया, तो बचा क्या, POCl3, ये P निकल गया, यहाँ पे O निकल गया और Cl3, 3 क्लोराइड निकल गए। अब अभी 2 क्लोराइड बचे हैं, अब ये वाला हाइड्रोजन एक और क्लोराइड के साथ निकल गया। अच्छा जी, अब केवल एक ही क्लोराइड बचा, वो यहाँ पे आ जाएगा, तो बचाएगा क्या, CH3 CH2 Cl। फिर से कहिए, POCl3 निकल गया, P भी निकल गया, O भी निकल गया, Cl3 निकल गया, 2 Cl बचे, उन 2 Cl में से एक Cl HCl के साथ निकल गया, अब एक ही Cl बचा, वो आके अटैच कर गया। खैर, यहाँ पे आपको समझ में आया कि फास्फोरस हैलाइड से बाई प्रोडक्ट अगर याद हो जाता है आपको, तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको याद हो जाएगा। फिर से अल्कोहल से तीसरे तरीके से भी हम बनाने जा रहे हैं। अभी आपने देखा बाय एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स, दूसरा देखा फास्फोरस हैलाइड से। जो तीसरा मेथड है सी मेथड, वो हम बनाएंगे बाय एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। ये मेथड प्रीफर किया जाता है, मुझे बहुत पसंद है, बाय एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। ये प्रीफर क्यों किया जाता है, मुझे क्यों पसंद है, बताऊंगा। थायोनिल क्लोराइड, एक्चुअली आप देखोगे कि यहाँ पे जो चीज़ें बन रही हैं, अभी जो बाई प्रोडक्ट्स में चीज़ें बनी, इनको भी तो सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा, इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। और अभी आप देखोगे कि जो आप थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराओगे, थायोनिल क्लोराइड हम कहते हैं SOCl2 को, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो गैसेस फॉर्म में बनेंगे, तो गैसेस फॉर्म में बनेंगे तो अपने आप ही इवैक्यूएट हो जाएंगे, तो बचेगा जो वो केवल और केवल हेलो एल्केन बचता है, यानी कि कुछ भी चीज वो प्योर एल्किल हैलाइड या प्योर हेलो एल्केन को पीछे छोड़ के जाता है। तो whenever such, why I used to prefer this method, because both the products which are going to form
are gases, will be gases in nature, and they can easily escape, leaving behind pure haloalkane. That's why I used to prefer this method over other ones. So what we do कि जब कभी भी हेलोएल्केन्स को एल्कोहल्स को थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन बेस. पाइरिडीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन एल्कोहल्स, याद यहाँ पे ये केवल सीधे फॉर्मूला याद करने से नहीं चलेगा, वर्ड्स में लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा वर्ड्स में? व्हेन एल्कोहल्स CH3CH2, when alcohols are treated with thionyl chloride in presence of pyridine, they form. अब what they form? ये OH निकल गया और यहाँ से एक Cl आकर के यहाँ लग गया, तो ये बन गया आपका CH3CH2Cl. तो यहाँ और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई, यहाँ पे SO और एक ऑक्सीजन और साथ में HCl निकल गया, ये गैस बन गई और HCl बन गया, वो HCl भी गैस थी. अब ये दोनों के दोनों जो होंगे वो इवैक्यूएट हो जाएंगे, ये प्योर आपका जो है क्लोरोइथेन आपके पीछे बचेगा. दैट्स व्हाई दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन अल्कोहल्स आर treated with thionyl chloride in presence of pyridine base, they form haloalkane, pure haloalkane, and this is the method you should know. So these are the methods of preparation of what? Haloalkanes. In next video we will study physical and chemical properties of haloalkanes. तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो. धन्यवाद.